नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जब मोदी की बात पर मुस्कुरा उठे गहलोत। आज मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह का वाकया है। सीएम ने राजस्थान के विभिन्न पेंडिंग कामों की सूची पीएम को गिनाई। जब पीएम मोदी की आई संबोधन की बारी तो बोले, गहलोत जी को मुझ पर भरोसा है इसलिए इतनी लंबी सूची बता दी। मोदी की ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए गहलोत। मोदी ने कहा, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग जरूर है लेकिन विकास के काम में राजनीति कभी आड़े नहीं आती। गहलोत को अपना अच्छा मित्र भी बताया पीएम मोदी ने। इससे पहले एक बार कोरोना से जुड़ी वीसी में गहलोत की तारीफ मोदी कर चुके हैं। तब कांग्रेसी नेता अधिकांश भाषणों में करते थे उसका उल्लेख भी, लेकिन आज मोदी ने कह दिया कि गहलोत को मुझ पर भरोसा है। तो आज ये वाकया सामने आया जब पीएम मोदी की संबोधन की बारी आई थी। हालांकि इससे पहले बता दें आपको, आज मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह का ये पूरा वाकया है जिसमें मौजूदगी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस समारोह में जुड़े थे। राजस्थान के विभिन्न पेंडिंग कामों की सूची यहां पर सीएम ने गिना दी पीएम को। और जब पीएम मोदी की संबोधन की बारी आई, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि गहलोत जी को मुझ पर भरोसा है और इसलिए इतनी लंबी सूची उन्होंने बता दी। मोदी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए गहलोत। मोदी ने कहा, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग जरूर है लेकिन विकास के काम में राजनीति कभी आड़े नहीं आती। गहलोत को अपना अच्छा मित्र बताया पीएम मोदी ने। इससे पहले एक बार कोरोना से जुड़ी वीसी में भी गहलोत की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और तो कांग्रेसी नेता अधिकांश भाषणों में उसका उल्लेख भी करते थे। लेकिन आज मोदी ने कह दिया कि गहलोत को मुझ पर भरोसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का जयपुर दौरा। कल सुबह 6 बजे ट्रेन से जयपुर पहुंचेंगे। पूरी जोधपुर स्पेशल ट्रेन से भोपाल से जयपुर आएंगे। रेलवे स्टेशन से खासा कोठी जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे पीसीसी आने का भी कार्यक्रम है। पीसीसी में पत्रकारों को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्मदिन समारोह में वो मौजूद रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे दिग्विजय सिंह। शाम 7:35 पर जयपुर से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है और इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाने का कार्यक्रम उनका तय है। तो अहम दौरे पर है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के नेता है। जयपुर का अहम दौरा है। कल सुबह 6 बजे ट्रेन से जयपुर पहुंचेंगे। पूरी जोधपुर स्पेशल ट्रेन से वो भोपाल से जयपुर आएंगे। रेलवे स्टेशन से खासा कोठी जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे पीसीसी आने का भी उनका कार्यक्रम है। पीसीसी में पत्रकारों को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्मदिन समारोह में भी मौजूद रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे दिग्विजय सिंह। शाम 7:35 पर जयपुर से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे दिग्विजय सिंह। नगर निगम में 20 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा प्रकरण है। राजाराम गुर्जर को भी आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की बेंच ने यह आदेश दिए। पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के पति है राजाराम, जिसे 29 जून को गिरफ्तार किया गया था। 10 जून को वीडियो वायरल हुआ और 28 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी। बीवीजी कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए दिलाने के लिए बातचीत हुई थी और कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे को पहले जमानत मिल चुकी है। एसीबी ने ओमकार को भी 29 जून को गिरफ्तार किया था। एडवोकेट जितेंद्र सिंह राठौर व विनोद यादव ने इनकी पैरवी की और आखिरकार यहां पर राहत राजाराम को मिली है। तो नगर निगम में 20 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, जिसमें राजाराम गुर्जर को भी आज हाईकोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की बेंच ने यह आदेश दिए हैं। पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर का पति राजाराम 29 जून को गिरफ्तार हुआ था। 10 जून को वीडियो वायरल हुआ और 28 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी। बीवीजी कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए दिलाने के लिए बातचीत हुई थी। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे को पहले जमानत मिल चुकी है। अमित शाह से मिलने के बाद अब क्या करेंगे कैप्टन? कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या करेंगे कैप्टन? ये बेहद अहम सवाल है। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर क्या हासिल करेंगे कैप्टन और भाजपा ज्वाइन ना कर आखिर क्या है कैप्टन के इरादे? सूत्रों के अनुसार कैप्टन बना सकते एक नई पार्टी। संभवतः पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन इसे लेकर ऐलान कर सकते हैं। 25 से 30 विधायक भी कैप्टन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सचमुच इस स्टेज पर अमित शाह ने एक शानदार मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कैप्टन की नई पार्टी को भाजपा बाहर से समर्थन दे सकती है और इस स्थिति में नहीं रहेगी संघ और अकाली दल की भी कोई नाराजगी। अलबत्ता पंजाब में कैप्टन की नई पार्टी जीत सकती है 15 से 20 सीटें। तो बेहद अहम सवाल है कि अब कैप्टन का अगला मूव
क्या होगा? अमित शाह से मिलने के बाद अब क्या करेंगे कैप्टन? कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या करेंगे कैप्टन? कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर क्या हासिल करेंगे कैप्टन? और भाजपा ज्वाइन ना कर आखिर क्या है कैप्टन के इरादे? क्योंकि सूत्रों के अनुसार कैप्टन बना सकते एक नई पार्टी भी, संभवतः पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन ऐलान कर सकते हैं। 25 से 30 विधायक भी कैप्टन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सचमुच इस स्टेज पर अमित शाह ने शानदार मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कैप्टन की नई पार्टी को भाजपा बाहर से समर्थन दे सकती है और इस स्थिति में नहीं रहेगी संघ और अकाली दल की भी कोई भी नाराजगी। अलबत्ता पंजाब में कैप्टन की नई पार्टी जीत सकती है 15 से 20 सीटें। वर्चुअल मंच पर एक साथ मोदी, गहलोत व वसुंधरा। सरकारी कार्यक्रम में पहली बार बना है ये सहयोग, जब पीएम, सीएम और पूर्व सीएम एक साथ जुड़े हुए थे। 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का ये वर्चुअल कार्यक्रम था। हालांकि गहलोत और वसुंधरा पहले कई बार वर्चुअल एक साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मोदी के साथ पहली बार एक साथ नजर आए दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा को बहन कहकर संबोधित भी किया इस कार्यक्रम में। वर्चुअल मंच पर एक साथ मोदी, गहलोत व वसुंधरा आज नजर आए। बता दें आपको, सरकारी कार्यक्रम में पहली बार ये सहयोग बना जब पीएम, सीएम और पूर्व सीएम एक साथ जुड़े हुए थे। 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का ये वर्चुअल कार्यक्रम था। हालांकि गहलोत और वसुंधरा पहले कई बार वर्चुअल साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार है जब एक साथ ये दोनों नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा को बहन कहकर संबोधित किया। मोदी के सामने नेहरू और इंदिरा को याद किया गहलोत ने। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत। जब सीएम गहलोत के संबोधन का नंबर आया तो उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया सबसे पहले, और बाद में नेहरू और इंदिरा को भी भाषण में याद किया। नेहरू को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए याद किया तो इंदिरा गांधी का नाम CIPET को लेकर लिया। लेकिन इस बीच दिखी शुचिता की राजनीति। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही एक दूसरे की तारीफ की, तो ये आज देखने को मिला। हालांकि मोदी के सामने नेहरू और इंदिरा को आज याद किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जब सीएम गहलोत के संबोधन का नंबर आया तो उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया सबसे पहले, और उसके बाद में नेहरू और इंदिरा को भी अपने भाषण में याद किया। नेहरू को जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने याद किया तो इंदिरा गांधी का नाम CIPET को लेकर लिया। लेकिन इस बीच शुचिता की राजनीति भी देखने को मिली आज, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। तो बेहद अहम नजारा था। हालांकि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है जब किसी कार्यक्रम में इस तरह से वर्चुअल जुड़ना हो, लेकिन आज ऐसा नजर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था तो उन्होंने तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े थे तो उन्होंने सबसे पहले संबोधन जब शुरू किया तो पीएम मोदी का आभार जताया, और उसके बाद नेहरू और इंदिरा को भी उन्होंने भाषण में याद किया। उन्होंने संबोधित करते हुए नेहरू को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए याद किया तो इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने लिया CIPET को लेकर। लेकिन इस बीच एक शुचिता की राजनीति भी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। खेल विभाग का ये कैसा फैसला? ग्रामीण खेलों के बहाने राजनीति की तैयारी है। ग्रामीण खेलों में पूछी जा रही है खिलाड़ियों की जाति। प्रदेश के खेल इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ग्रामीण खेल के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म का मामला है। खिलाड़ियों ने से उनकी जाति, वर्ग के बारे में जानकारी पूछी गई है। लेकिन खेलों से खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक खेल सकते हैं इसमें, और ऐसे में इन खेलों के पदकों की नहीं होगी कोई भी अहमियत। हालांकि खेल विभाग ने करोड़ों खर्च करने की यहाँ पर तैयारी पूरी तरह से कर ली है इसे लेकर। लेकिन खेल विभाग का एक ऐसा फैसला है, सवाल इस पर जरूर उठ रहा है। ग्रामीण खेलों के बहाने राजनीति की तैयारी की जा रही है, जहाँ ग्रामीण खेलों में खिलाड़ियों की जाति पूछी जा रही है। प्रदेश के खेल इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ग्रामीण खेल के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म का मामला है। जो जारी किए गए फॉर्म उसका यह मामला है। खिलाड़ियों से उनकी जाति, वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। वो जानकारी इस फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया। हालांकि इन खेलों से खिलाड़ियों को हालांकि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक खेल सकते हैं इसमें, और ऐसे में इन खेलों के पदकों की कोई अहमियत नहीं होगी। हालांकि खेल विभाग ने करोड़ों खर्च करने की तैयारी कर ली। फ्लाइट संचालन में देश में 14वें नंबर पर जयपुर एयरपोर्ट है। जयपुर से अगस्त में कुल 1907 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। फ्लाइट संचालन में पटना से आगे, गोवा से हुए पीछे। गोवा जयपुर से पीछे था, अब आगे हुआ है। कल 2598 फ्लाइट संचालित हुई। श्रीनगर और लखनऊ एयरपोर्ट भी जयपुर से आगे रहे। श्रीनगर से 2144 और लखनऊ से 1967 फ्लाइट संचालित हुई, और इस तरह 14वें स्थान पर रहा जयपुर एयरपोर्ट। पटना 15वें स्थान पर, कुल 1904 फ्लाइट्स का यहाँ पर संचालन हुआ है। और अब आने वाले महीने रहेंगे प्रदेश में पर्यटन सीजन के, और ऐसे में यात्री भार और फ्लाइट संचालन दोनों में ही बढ़ोतरी होगी।
देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 15वें स्थान पर जयपुर है। अगस्त में 1,94,000 जयपुर एयरपोर्ट से कुल यात्री भार रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कोचीन, पुणे और गुवाहाटी शुरू से जयपुर से आगे रहे। इस बार गोवा एयरपोर्ट जयपुर से आगे निकला है, जहां यात्री भार 2,98,000 था। पिछले माह गोवा का यात्री भार 1,39,000 था। टॉप 15 से बाहर था गोवा। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट अभी भी जयपुर से आगे है। यात्री भार यहां पर 2,67,000 का रहा। पटना से यात्री भार 2,22,000 रहा। लखनऊ से 2,20,000 यात्रियों ने यहां पर सफर किया। और इस तरह व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 15वें स्थान पर रहा है जयपुर एयरपोर्ट। एक माह में बढ़े 54,000 यात्री। जयपुर एयरपोर्ट से सुधरने लगी है हवाई सेवाओं की सेहत भी। अगस्त माह में रोज औसतन 6,300 यात्रियों ने यात्रा की। अगस्त में जयपुर एयरपोर्ट से कुल 1,94,468 यात्रियों ने यात्रा की है, जबकि जुलाई में यात्रियों की संख्या 1,40,369 थी, यानी करीब 54,000 यात्री इस अवधि में बढ़े हैं। अगस्त में एयरपोर्ट से 1,907 फ्लाइट संचालित हुई। जुलाई में वही 1,449 फ्लाइट चली थी, यानी अगस्त में करीब 450 फ्लाइट यहां पर बढ़ी है। जुलाई में रोज औसत 23 फ्लाइट थी और अगस्त में बढ़कर ये 31 हुई। एटीसी प्रभारी ने निदेशक विमानपत्तन को भी इसे लेकर रिपोर्ट भिजवाई है। आखिर कौन समझे यात्रियों की पीड़ा। जयपुर एयरपोर्ट से रोज सुबह 2 से 3 फ्लाइट रद्द हो रही है। न एयरपोर्ट अथॉरिटी न डीजीसीए कर रही एयरलाइंस पर कार्रवाई। जरूरी कार्य से जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आज भी एयरपोर्ट से सुबह की 3 फ्लाइट यहां रद्द कर दी गई। सुबह 6:30 बजे स्पाइस जेट देहरादून की फ्लाइट SG2035 रद्द हुई। सुबह 8:50 पर गो फर्स्ट कोलकाता की फ्लाइट G8703। सुबह 11:50 पर एयर एशिया हैदराबाद की फ्लाइट I51543 रद्द हुई। और तीनों फ्लाइट्स के करीब 300 यात्री यहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। ये रोजाना की आदत बन गई। आखिर कौन समझे यात्रियों की पीड़ा, जब जयपुर एयरपोर्ट से रोज सुबह 2 से 3 फ्लाइट यहां पर रद्द हो रही है। न एयरपोर्ट अथॉरिटी और न ही डीजीसीए एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। पृथ्वीराज नगर योजना में किया जा सकेगा नियमन। गैर मुमकिन आबादी की भूमि और गैर खातेदारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन। नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए हैं। ऐसे मामले में संबंधित सोसाइटी से रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। नियमन के लिए विकास समिति या भूखंडधारियों से रिकॉर्ड लिया जाएगा। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने इसे लेकर आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो पृथ्वीराज नगर योजना में अब नियमन किया जा सकेगा। गैर मुमकिन आबादी की भूमि और गैर खातेदारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन किया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर हालांकि आदेश जारी कर दिए और ऐसे मामले में संबंधित सोसाइटी से रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। नियमन के लिए विकास समिति या भूखंडधारियों से रिकॉर्ड लिया जाएगा। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने आदेश जारी किया है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वे बीएसपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक हैं। तत्कालीन समय में उनका विलय हुआ था नियमानुसार। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में उनकी ओर से उचित जवाब दिलवाया जाएगा और कांग्रेस की ओर से विधायकों को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। तो ये कहना है मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का। तो बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का ये बेहद अहम मामला है, जहां मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि वे बीएसपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक हैं सभी। तत्कालीन समय में उनका विलय हुआ था नियमानुसार। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में उनकी ओर से उचित जवाब भी दिलवाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से विधायकों को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। रीट पेपर लीक को लेकर खुलासा। नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था पेपर। मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा ने पेपर लीक कर दिया था। आशीष नामक युवक ने अपनी बहनों को नकल कराई थी और साथ ही अन्य कई लोगों को भी नकल करवाई गई थी। एसओजी ने दिलखुश नामक युवक को गिरफ्तार किया है। दिलखुश को परीक्षा से पहले मिल गया था पेपर और फिर भी गलत जवाब लिखाया पेपर में। कहा ज्यादा खुशी में समझ नहीं पाया सही उत्तर। कंटेनर पलटने को भी संदिग्ध मान रही है एसओजी। 24 सितंबर को मनोहरपुर में रीट के पेपर ले जा रहा कंटेनर पलटा था और इसे भी एसओजी यहां पर कहीं ना कहीं संदिग्ध मान रही है। रीट पेपर लीक को लेकर ये बड़ा खुलासा है, जहां नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था ये पेपर। मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा ने पेपर लीक कर दिया था। आशीष नामक युवक ने अपनी बहनों को नकल कराई थी और साथ ही अन्य कई लोगों को भी नकल करवाई थी।
एसओजी ने दिलखुश नामक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दिलखुश को परीक्षा से पहले ये पेपर मिल गया था, फिर भी गलत जवाब लिखा आया वो पेपर में। उसने कहा कि ज्यादा खुशी में नहीं समझ पाया सही उत्तर। कंटेनर पलटने को भी जहां संदिग्ध मान रही है अब एसओजी, और 24 सितंबर को मनोहरपुर में रीट के पेपर ले जा रहा था ये कंटेनर, जिसे भी संदिग्ध मान रही है एसओजी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर दौरा। रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव। 2 अक्टूबर को जोधपुर आने का उनका कार्यक्रम है। 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आएंगे। 3 अक्टूबर को पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन जाने का भी उनका कार्यक्रम है। पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन व यार्ड एंड गंग का करेंगे निरीक्षण। सुबह 10:40 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। बाद में जाएंगे स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, वहां से स्वाध्याय भवन जाने का भी उनका कार्यक्रम है। पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में भी वो भाग लेंगे और साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे वैष्णव। तो अहम दौरा जोधपुर का है, जहां पर कार्यक्रम कई है जिसमें सम्मिलित होंगे। रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव। 2 अक्टूबर को जोधपुर आने का उनका कार्यक्रम है। 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आ रहे हैं वो। 3 अक्टूबर को पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन जाने का उनका कार्यक्रम है। पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन व यार्ड एंड गंग का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:40 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और बाद में जाएंगे स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, वहां से स्वाध्याय भवन जाने का उनका कार्यक्रम है। पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में भी वो भाग लेंगे और साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में भी वैष्णव शिरकत करेंगे। रणथंभौर में पर्यटन शुरू होने से पहले ही विघ्न। बीती रात कुंडेरा रेंजर पर उत्पात मचाने के आरोप हैं। रणथंभौर सदर रेंज के रेंजर नारायण सिंह के कार्यालय में उत्पात मचाया है। शराब पीकर नेम प्लेट तोड़ने व गाली गलौज करने के आरोप है। दरअसल कुंडेरा रेंजर को सदर रेंज लाना चाहते हैं एक राजनेता, और ऐसे में नेताजी के आशीर्वाद का इस रेंजर ने गलत फायदा उठाया। अपने रेंजर साथी के कार्यालय में उन्होंने उत्पात मचाया। अब सदर रेंजर व अन्य वनकर्मी सीएफ कार्यालय पर विरोध जता रहे हैं। क्या पूरे मामले में पीसीसीएफ, हॉफ और CWLW कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर पर्यटन शुरू होने से पहले ही पर्यटक को पहुंचेगी रणथंभौर की ऐसी ही खराब तस्वीर? ये बेहद अहम सवाल है कि क्या इससे पहले कोई इस पर एक्शन लिया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। यानी रणथंभौर में पर्यटन शुरू होने से पहले ही ये विघ्न सामने आ चुका है, जहां बीती रात कुंडेरा रेंजर पर उत्पात मचाने के आरोप है। रणथंभौर सदर रेंज के रेंजर नारायण सिंह के कार्यालय में ये उत्पात मचाया है। शराब पीकर नेम प्लेट तोड़ने व गाली गलौज करने के आरोप है। दरअसल कुंडेरा रेंजर को सदर रेंज लाना चाहते एक राजनेता, और ऐसे में नेताजी के आशीर्वाद का इस रेंजर ने गलत फायदा उठाया है। अपने रेंजर साथी के कार्यालय में उत्पात मचाया और अब सदर रेंजर व अन्य वनकर्मी सीएफ कार्यालय पर विरोध जता रहे हैं। क्या पूरे मामले में अब पीसीसीएफ, हॉफ और CWLW कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर पर्यटन शुरू होने से पहले पर्यटकों तक पहुंचेगी रणथंभौर की ऐसी ही खराब तस्वीर? ये देखना होगा। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव 2021, जहां भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 2 अक्टूबर शाम 4 बजे होगी। 2 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी चयन पर चर्चा होगी। जिला परिषद, पंचायत चुनावों पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा संभव है। धरियावद में गौतम लाल मीणा के पुत्र का टिकट माना जा रहा है तय, लेकिन पार्टी में अन्य चेहरों पर भी चर्चा संभव है। भिंडर की फाइनली बीजेपी में एंट्री होगी या नहीं, इस मुद्दे पर भी कोर कमेटी में कोई सुझाव आ सकता है। वल्लभनगर के अन्य कई नामों में से किसी एक नाम पर सहमति बन सकती है। दिल्ली संसदीय बोर्ड के पास जाएंगे कोर कमेटी द्वारा भेजे नाम। सतीश पुनिया, अरुण सिंह समेत अन्य सभी सदस्यों की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। तो इस लिहाज से बेहद अहम बैठक है जो होने जा रही है। 2 अक्टूबर शाम 4 बजे ये बैठक होगी। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, जिसके बाद हालांकि तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन अब और ज्यादा बैठकों का दौर भी चलेगा ताकि जीत यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। 2 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा होनी है। जिला परिषद, पंचायत चुनावों पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा संभव है। धरियावद में गौतम लाल मीणा के पुत्र का टिकट यहाँ पर तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी में अन्य चेहरों पर भी चर्चा संभव है, इस बैठक में होगी। भिंडर की फाइनली बीजेपी में एंट्री होगी या नहीं, ये बेहद अहम सवाल है, और इस मुद्दे पर भी कोर कमेटी में कोई सुझाव आ सकता है। वल्लभनगर के अन्य कई नामों में से किसी एक नाम पर भी सहमति बन सकती है, और दिल्ली संसदीय बोर्ड के पास जाएंगे कोर कमेटी द्वारा भेजे गए नाम। सतीश पुनिया, अरुण सिंह समेत अन्य सभी सदस्यों की मौजूदगी रहेगी। आखिर कौन समझे यात्रियों की पीड़ा? जयपुर एयरपोर्ट से रोज सुबह 2 से 3 फ्लाइट हो रही है रद्द।
द एयरपोर्ट अथॉरिटी और नई डीजीसीए एयरलाइंस पर कार्रवाई कर रही है। जरूरी कार्य से जाने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। आज भी एयरपोर्ट से सुबह की 3 फ्लाइट रद्द कर दी गई। सुबह 6:30 बजे स्पाइस जेट देहरादून की फ्लाइट थी SG 2035 जो कि रद्द हुई। सुबह 8:50 पर गो फर्स्ट कोलकाता की फ्लाइट थी G8 703, ये भी रद्द हुई है। इसके अलावा सुबह 11:50 पर एयर एशिया हैदराबाद की फ्लाइट थी I5 1543, ये भी रद्द हुई और तीनों फ्लाइट्स के करीब 300 यात्री हैं जो परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब इस पर भी कोई एक्शन लिया जाता है नहीं, क्योंकि बार बार शिकायतें होती हैं और रोजाना का ये नियम बन गया 2 से 3 फ्लाइट है रद्द होती हैं, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं।